आपको पढ़ाया था सॉल्यूशन चैप्टर 12th क्लास का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर का स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे पार्ट थर्ड। मैंने आपको पार्ट 1 और 2 पढ़ा दिया है, हम पार्ट थर्ड पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि पार्ट थर्ड में हमको पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप की होती है। तो मैं आपको फर्स्ट पढ़ा चुकी हूँ, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। आज हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप लोग नोट्स लिख लीजिए। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को वन वर्ड में इबिलोस्कोपी भी बोलते हैं, इबिलोस्कोपी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप सबको पता है, वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सल्यूट पार्टिकल पे कैसे डिपेंड करती है देखिएगा। ये सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये वाटर है। हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। ये वाटर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 180 एम। मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए वाटर का प्रेशर है 0.5 ATM। अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेयर वाटर की सरफेस को प्रेस करके रखेगा, प्रेशराइज करके रखेगा। अब हमको वाटर को बॉईल करना है, तो हमने क्या किया, टेम्परेचर दिया 10 डिग्री 20 डिग्री। टेम्परेचर देंगे तो पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो ये आपस में कोलाइड करेंगे, प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। तो प्रेशर बढ़ गया 0.6। अब टेम्परेचर देते जाइए 30, 40, 50, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल आ गया। जैसे ही वाटर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल आ गया, वाटर उसको अपोज करता हुआ बाहर आ जाएगा। इक्वल प्रेशर आ गया, इक्विलिब्रियम। तो वाटर क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपोज करता हुआ बाहर आ गया, बॉइल हो गया। एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी 180 एम इक्वल, वो वापस उसको प्रेशराइज करके कंडेंस करवा दे। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉइल होगा, तो उसका प्रेशर भी तो 180 एम है, वो 100 डिग्री पर दोबारा कंडेंस। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉइल, 100 डिग्री सेल्सियस पर कंडेंस। इसलिए वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है, क्योंकि उस टाइम उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है। इसे उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है देखिए। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अज्यूम कर लीजिए वाटर का प्रेशर 0.5 ATM। और मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन वॉलेटाइल लिक्विड। जब वॉलेटाइल लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, देन लोडिंग इन वेपर प्रेशर अकर। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल लिक्विड में मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे ही हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आप ही बताइए, जब इसका प्रेशर कम हो गया तो इसको एटमॉस्फेयर की इक्वल पहुंचाने के लिए हमें टेम्परेचर तो ज़्यादा देना पड़ेगा ना। पहले इसका प्रेशर था 5, तो एटमॉस्फेयर की इक्वल करोगे जब भी वो बॉइल होगा। तो एटमॉस्फेयर की इक्वल करने के लिए हमें 100 टेम्परेचर देना पड़ता था। अब जैसे ही हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, सॉरी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो अब इसको एटमॉस्फेयर की इक्वल करने के लिए तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। तो मैंने टेम्परेचर दिया 10, 20, 30, 40, 100।
100 टेम्परेचर पर इसका प्रेशर बढ़ते बढ़ते 0.8 आया। अभी 1 atm तो नहीं आया ना, ठीक है। तो जब ये 1 atm आएगा जब भी तो बॉईल होगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर अभी सोल्यूशन बॉईल नहीं होगा, प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेयर की इक्वल नहीं है। तो अब मैंने इसको ज़्यादा टेम्परेचर दिया, 101, 102, 110 डिग्री सेल्सियस। 110 डिग्री सेल्सियस पर अब इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल आ गया। अब ये बॉईल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रहा है। पहले वाटर का वेपर प्रेशर 0.5 था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो इसको एटमॉस्फेयर के इक्वल करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आपको रीजन समझ में आ गया अच्छे से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रहा है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो उसको एटमॉस्फेयर के इक्वल करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, तब वो बॉईल होता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका रीज़न। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रीज़न है व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन वॉलेटाइल लिक्विड देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, hence solution require high temperature for boiling so that its vapor pressure become equal to atmosphere. It is called elevation in boiling point. ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ। ध्यान से देखिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है। यहाँ पर तो हमने ले लिया y एक्सिस पर तो वेपर प्रेशर, और x एक्सिस पर हमने ले लिया टेम्परेचर। कौन सा वाला टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट वाला। अब हम लेते हैं सबसे पहले प्योर वाटर, सॉल्वेंट। सबसे पहले सॉल्वेंट लेंगे। अब आपको पता है कि सॉल्वेंट को आप टेम्परेचर दोगे, जैसे जैसे हम उसको टेम्परेचर देंगे वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर तो इंक्रीज होगा ना। टेम्परेचर देते हैं तो किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर तो इंक्रीज होगा, कोलाइड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे हमने सॉल्वेंट का टेम्परेचर इंक्रीज किया उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया। ये हो गया सॉल्वेंट। अब इसी सॉल्वेंट में थोड़ा सा सॉल्यूट मिला दीजिए, ठीक है, सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन बन गया। तो ये हो गया सॉल्यूशन 1। थोड़ा सा हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिया। तो अभी मैंने आपको समझाया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, तो बॉईल करने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हम टेम्परेचर देंगे तो वेपोराइज तो वो भी हो ही जाएगा ना। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर देंगे वेपर प्रेशर उसका भी इंक्रीज हो ही जाएगा, बस टेम्परेचर हमको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। अब उसी सोल्यूशन में थोड़ा सा सॉल्यूट और मिला दीजिए, और सॉल्यूट मिला दीजिए, सोल्यूशन 2। तो बॉईल करने के लिए हमें टेम्परेचर और ज़्यादा देना पड़ेगा। ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो वेपर प्रेशर तो खैर उसका भी इंक्रीज हो ही जाएगा। ठीक है, अब अपन ऐसा करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ले लेते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। ये लाइन तीनों को जहाँ कट करेगी वो तीनों का वेपर प्रेशर है। सॉल्वेंट को यहाँ कट करिए, वाटर को, तो वाटर का वेपर प्रेशर हो गया T0, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। सोल्यूशन 1, थोड़ा सा सॉल्यूट मिला दिया तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है, T1 आया ना हायर। पहले बॉइलिंग पॉइंट T0 था, अब तो T1 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। सोल्यूशन 2, इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा आ रहा है, T2। पहले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट T0 था, फिर T1 हो गया, फिर T2 बढ़ता जा रहा है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्यों हुआ, क्योंकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज। ठीक है, देखिए
वन को यहाँ कट करिए, सोल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर है P1, सोल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर है P2। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों हुआ? क्योंकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है T0, P1, P2, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है T0, P1, T2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब ये जो पॉइंट है इनको हम नाम देते हैं, ये हो गया A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, इसको लिख देते हैं D और E पॉइंट। ये तो हो गया ग्राफ। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन में सबसे पहले हम लिखते हैं P0, P1, P2 क्या है? तीनों का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखा P0, P1 एंड P2 आर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। T0, T1, T2 क्या है? तीनों का बॉइलिंग पॉइंट। T0, T1 and T2 are boiling point of solvent solution 1 and 2 respectively. Next, lowering in vapor pressure of solution 1 and 2, delta P प्रेशर में कितनी कमी आई फर्स्ट सोल्यूशन में और सेकंड सोल्यूशन में? फर्स्ट और सेकंड सोल्यूशन के प्रेशर में कितनी कमी आई, कैसे निकालेंगे अपन? हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर। मान लीजिए हायर प्रेशर 100 है, फिर 90 हो गया, फिर 80 हो गया, तो प्रेशर में कितनी कमी आई? 100 माइनस 90, 10 का डिफरेंस आया। हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर, P0 माइनस P1, तो 100 माइनस 90 करेंगे तो 10 का डिफरेंस आ जाएगा। ये लेंथ किसकी इक्वल हुई? AD की इक्वल हुई। तो P0 माइनस P1 ये लेंथ किसकी इक्वल हुई? AD के इक्वल हो गई। नेक्स्ट, सेकेंड सोल्यूशन के प्रेशर में कितनी कमी आई? P0 माइनस P2, 100 माइनस 80, 20 का डिफरेंस आ रहा है। हायर प्रेशर माइनस लोअर, P0 माइनस P2, तो ये 20 का डिफरेंस आ जाएगा 100 माइनस 80। ये किसकी लेंथ के इक्वल आ रहा है? AE की लेंथ के इक्वल आ रहा है। P0 माइनस P2 ये AE की लेंथ के इक्वल आ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 1 एंड 2, डेल्टा T टेम्परेचर में डिफरेंस। कौन सा टेम्परेचर है? बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट सोल्यूशन के लिए और सेकंड सोल्यूशन के लिए। कितना डिफरेंस आ रहा है? पहले मान लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री था, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 110 हो गया, 120 हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ? ठीक है, पहले कितना था? 100, अब 110 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? 10 डिग्री। कैसे निकाला आपने? हायर टेम्परेचर माइनस लोअर, 110 में से 100 को माइनस कर दिया, T1 माइनस T0, तो ये जो 10 का डिफरेंस है ये आ जाएगा। ये किसकी लेंथ की इक्वल आ रहा है? AB की लेंथ की इक्वल आ रहा है। हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ये किसके लेंथ की इक्वल आ रहा है? AB। अब सेकेंड सोल्यूशन में कितना एलिवेशन हुआ? हायर टेम्परेचर माइनस लोअर, 120 माइनस 100, ठीक है ना, तो T2 माइनस T0, ये 20 का डिफरेंस आ रहा है। ये किसकी लेंथ की इक्वल आ रहा है? AC, तो ये हो गया T2 माइनस T0, ये किसकी लेंथ की इक्वल आ रहा है? AC। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए फाइंड आउट करते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब है उसमें आपको सॉल्यूट मिलाना है, लेकिन थोड़ा ही मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना। तो आप जब थोड़ा सा ही सॉल्यूट मिलाएंगे
तो मान लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, थोड़ा सा सल्यूट मिलाएंगे तो बॉइलिंग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अब थोड़ा सा सल्यूट मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा इंक्रीज होगा, 0.1, 0.01। तो मान लीजिए जैसे 100 है तो 100.01 इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, पॉइंट का डिफरेंस आएगा। आपको सल्यूट जरा से ही मिलाना है। तो एक्चुअल में जो हम लिख रहे थे 100 है, फिर 110 हो गया, 120 हो गया, इतना एलिवेशन नहीं होता है, पॉइंट में एलिवेशन होता है। पहले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो 100.01 हो जाएगी। तो एक्चुअल में जो हमने ये तीनों लाइन बनाई है ये दूर दूर नहीं है, ये एक्चुअल में बहुत पास पास है। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ये एक्चुअल में तीनों लाइन बहुत पास है। तो फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन को टच करने वाला छोटा ट्राइंगल ए बी डी और फर्स्ट लाइन से थर्ड को टच करने वाला बड़ा ट्राइंगल ए सी ई दोनों सिमिलर होगा। एक्चुअल में तीनों लाइन बहुत पास है, पॉइंट में ही तो डिफरेंस है। तो छोटा ट्राइंगल ए बी डी और बड़ा ट्राइंगल ए सी ई दोनों सिमिलर है। तो मैंने लिखा ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई दोनों सिमिलर। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो आप उनकी लेंथ को भी सिमिलर कर दीजिए, ठीक है ना। तो हमने लेंथ को सिमिलर कर दिया। क्या आया यहाँ पर, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। अब ऐसा करिए, ए बी, ए सी, ए डी और ए ई की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए आप। क्या आया फॉर्मूला, डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2 इक्वल्स टू डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। मैं इस ग्राफ को हटा देती हूँ। अब देखिएगा हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब मुझे आपको ये समझाना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। जितना हम सल्यूट मिलाएंगे, x1 सल्यूट मिलाएंगे, उतना एलिवेशन होगा, ठीक है। तो डेल्टा TB का रिलेशन हमें x1 के साथ शो करना है। तो मुझे यहाँ पर डेल्टा TB का रिलेशन x1 के साथ शो करना है, सल्यूट के मोल के साथ शो करना है कि जितने सल्यूट के मोल मिलाओगे उतना एलिवेशन आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ, ये जो इक्वेशन 1 है इसको मैं राइट हैंड साइड पर P0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय P0 ऑन राइट हैंड साइड। अब क्या करिए, वो जो इक्वेशन है डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2 इक्वल्स टू डेल्टा P1 अपॉन P0 की जो इक्वेशन है उसको P0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए राइट हैंड साइड पर। अब TB1 इक्वल है P1 अपॉन P0 के, TB2 इक्वल है P2 अपॉन P0 के, TB1 इक्वल टू P1 अपॉन P0, TB2 इक्वल टू P2 अपॉन P0। तो एक जनरल रिलेशन आ गया, एक जनरल रिलेशन आ गया, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा P अपॉन P0 के, ठीक है। और ये फॉर्मूला तो अपन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था अपन ने, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था डेल्टा P अपॉन P0 इक्वल टू x1। तो मैं ऐसा करती हूँ, डेल्टा P अपॉन P0 की जगह x1 लिख देती हूँ, ठीक है। तो क्या आया यहाँ पे, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1। हम यही तो डेरिवेशन चाह रहे थे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, जितना आप सल्यूट के मोल मिलाएंगे, x1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर अपन एक कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं। तो हमने कांस्टेंट लगा दिया डेल्टा TB इक्वल टू AX1। A यहाँ पर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ऐसा करो, x1 की वैल्यू पुट करो। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। सबको पता है सल्यूट के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, सल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल।
है, x1 की वैल्यू रख दीजिए डेल्टा टीबी इक्वल टू ए, x1 की वैल्यू है सल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए निकालते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सबको पता है सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट होगा, सल्यूट जरा सा, कैपिटल एन क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट होगा, सल्यूट जरा सा। तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन में स्मॉल एन को नेग्लेक्ट कर दीजिए, बचा कैपिटल एन। तो यहाँ पर स्मॉल एन को नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्या आया? डेल्टा टीबी इक्वल टू ए स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। अब स्मॉल एन और कैपिटल एन की वैल्यू पुट कर दीजिए। स्मॉल एन क्या है? मोल ऑफ सल्यूट। सल्यूट के मोल कैसे निकालेंगे? सल्यूट का ग्राम वेट, मॉलिक्यूलर वेट, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम, सल्यूट के लिए स्मॉल लेटर। कैपिटल एन क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोल कैसे निकालेंगे? सॉल्वेंट का ग्राम वेट, मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एन। वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या आया? डेल्टा टीबी इक्वल टू ए, स्मॉल एन हो गया स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एन, कैपिटल एन हो गया कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एन। अब देखिए ए तो पहले ही कांस्टेंट है और कैपिटल एन भी कांस्टेंट है। कैपिटल एन है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब मान लीजिए आपने सॉल्वेंट वाटर लिया, तो वाटर के मॉलिक्यूल का वेट है 18। अब आपने उसमें थोड़ा शुगर मिलाया, थोड़ा एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया, आपने नोट कर लिया। थोड़ा और सल्यूट मिला दिया और एलिवेशन हो गया, और सल्यूट मिला दिया और एलिवेशन हो गया। जैसे जैसे सल्यूट मिलाते जाओगे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट होता जाएगा, लेकिन वाटर तो चेंज नहीं हो रहा। वाटर तो फिक्स है, सॉल्वेंट तो वही है वाटर। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का वेट 18, ये तो फिक्स है ना, ये तो बार बार चेंज नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो ए भी कांस्टेंट और कैपिटल एन भी कांस्टेंट। तो हम ऐसा करते हैं, इसको तो मैं हटा देती हूँ, यहाँ पर डेरिवेशन कर देते हैं हम, बचाओ। तो हम ऐसा करते हैं, ए और एम को मिलाकर एक कांस्टेंट बना देते हैं। ए और एम को मिलाकर हमने एक कांस्टेंट बना दिया के बी। हम डेरिवेशन क्या कर रहे हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन के डेरिवेशन में जो कांस्टेंट आया उसको हमने नाम दिया एलिवेशन और इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। एलिवेशन को इबिलोस्कोपिक भी बोलते हैं, तो एलिवेशन कांस्टेंट बोल दीजिए, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट बोल दीजिए। तो क्या फॉर्मूला आया? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। ए और एम की जगह तो केबी लिख दिया, बचा क्या? स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू बचा, स्मॉल एम बचा, कैपिटल डब्ल्यू है सॉल्वेंट का ग्राम वेट। सॉल्वेंट का वेट केजी में होना चाहिए, बाई चांस ग्राम में दिया है तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000। ये फॉर्मूला तो आपका देखा हुआ है, मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है, मोलैलिटी का फॉर्मूला। सल्यूट का ग्राम वेट, सल्यूट के मॉलिक्यूल का वेट, सॉल्वेंट का वेट, ये तो मोलैलिटी का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आया डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी। ये आपके न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला आ गया। कितना सिंपल न्यूमेरिकल है देखिए। मोलैलिटी तो आप सबको निकालना आता ही है, केबी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, डेल्टा टीबी आ गया। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम था, सल्यूट मिलाया तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, एलिवेशन, सॉल्वेंट का कम, हायर माइनस लोअर। तो मोलैलिटी को केबी से मल्टीप्लाई करके डेल्टा टीबी निकाल लीजिए। डेल्टा टीबी आ चुका है। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमको पता ही है, इन दोनों से आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो सल्यूट मिलाएंगे तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन होगा वो आपको पता पड़ जाएगा। अब कभी कभी न्यूमेरिकल में बाई चांस केबी की वैल्यू नहीं दी होती है। यदि केबी नहीं दिया हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, केबी इक्वल टू एम आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। ठीक है, एम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट
आर सबको ही पता है गैस कांस्टेंट होता है। यूनिट आप देख लेना, यदि आपको एंथैल्पी जूल में दे रखी है तो आर की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स रखिएगा, और यदि आपको एंथैल्पी कैलोरी में दे रखा है तो आर की वैल्यू आप 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स रख दीजिएगा, ठीक है। वो आप देख लेना यूनिट। टीबी नॉट क्या है? टीबी है बॉइलिंग पॉइंट, नॉट यानी सॉल्वेंट का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या है? सॉल्वेंट के वेपोराइजेशन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर वेट भी सॉल्वेंट का, टीबी नॉट सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट की एंथैल्पी। तो केबी आप किसके लिए फाइंड आउट करते हैं? फॉर सॉल्वेंट, ठीक है। तो केबी आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा। केबी हमेशा सॉल्वेंट के लिए निकालते हैं। तो जब आपको न्यूमेरिकल मिलेगा तो न्यूमेरिकल के अंदर आपको ब्रैकेट के अंदर लिख के दे देंगे लास्ट में केबी फॉर वाटर दिस, केबी फॉर बेंजीन दिस। हर सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू डिफरेंट होती है, आपको मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला आ गया। अब इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन जो आते हैं, अब मैं रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, लिख ली हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वी एड सम सॉल्ट ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ एग। एग की बॉइलिंग करते समय हम उसमें कुछ सॉल्ट क्यों मिला देते हैं? रीजन है, आप सबको पता है वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होगा तो एग 100 डिग्री सेल्सियस पर कुक होंगे। अब यदि हम वाटर के अंदर थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। मतलब वाटर को बॉईल होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, 105 डिग्री 110 डिग्री। वाटर ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा, वाटर ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा तो एग को ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, एग जल्दी कुक हो जाएंगे। When we boil egg, then we add some salt in water because by this elevation in boiling point occur, so solution boil at higher temperature, so cooking occur readily, cooking जल्दी हो जाएगी, egg जल्दी boil हो जाएगी, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। क्वेश्चन है which have higher boiling point, which have higher boiling point, 0.05 मोलैलिटी NaCl और 0.05 मोलैलिटी BaCl। देखिए हम पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल। जिसमें मोल ज़्यादा होंगे उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। 1 NaCl ब्रेक डाउन होता है तो 1 Na 1 Cl मिलेगा, 2 NaCl ब्रेक डाउन होंगे तो 2 Na 2 Cl मिलेंगे। 0.05 मोलैलिटी NaCl ब्रेक डाउन होगा तो 0.05 मोलैलिटी Na प्लस और 0.05 मोलैलिटी Cl माइनस मिलेंगे। टोटल कितने आयन मिले? 0.1 मोल आयन मिले। 1 BaCl2 ब्रेक डाउन होगा तो 1 बेरियम 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे। 2 BaCl2 ब्रेक डाउन होगा तो 2 बेरियम 4 क्लोराइड मिलेंगे। 0.05 ब्रेक डाउन होगा तो 0.05 बेरियम प्लस क्लोराइड मिलेंगे डबल। टोटल कितने आयन मिले अपन को ऐड कर लीजिए 0.15 मोल आयन। अब NaCl में आयन है 0.1, यहाँ 0.15, तो BaCl2 में आयन ज़्यादा है ना, मोल ज़्यादा है, तो BaCl2 में मोल ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट NaCl से ज़्यादा है। जिसमें मोल ऑफ सल्यूट ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो NaCl में 0.1 मोल है, इसमें 0.15 है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट BaCl2 में ज़्यादा होगा।
कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट कर दी है। अब थर्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।